हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेड वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। जैसे गेट एग्जाम हो दोस्तों, जीन पियाजे से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो उस विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। और आज हम लोग जानेंगे सीखेंगे कि जीन पियाजे से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना होगा दोस्तों कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, सॉरी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इसने कौन से ठीक है विकास का सिद्धांत को दिया था। चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जरा देखिए दोस्तों कि जीन पियाजे ने कौन से विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है और नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं दोस्तों कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जीन पियाजे तो जो थे दोस्तों, ठीक है, जीन पियाजे जो थे दोस्तों वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के दोस्तों ने? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो दोस्तों, आगे क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। और इसने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों ने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चे पर संज्ञान अर्थात या फिर संज्ञानात्मक बोल सकते हैं या फिर मानसिक विकास का अध्ययन किया, है ना। जैसे मतलब इन्होंने सोचा कि चलिए हम अपने बच्चे को लेते हैं और आस पड़ोस यानी पड़ोसी के बच्चे को लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं दोस्तों? मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार का मानसिक विकास हो रहा है उसके अंदर में। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कि आस पड़ोस के बच्चों का अगर मानसिक विकास का अगर मान के चलते हैं कि मानसिक संतुलन किस प्रकार से, मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है उसका अध्ययन करेंगे तो लोग तो कुछ बोलेगा ही जरूर, है ना। तो ये ज़्यादा ठीक नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि जीन पियाजे ने बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि इस सिद्धांत यानी विकासात्मक सिद्धांत किसे कहा जाता है दोस्तों, अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको किसमें टिक करना है दोस्तों ना? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखें दोस्तों, आगे पॉइंट में क्या है दोस्तों, ये पॉइंट बड़ा ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि जीन पियाजे का मानना है, किनका मानना है दोस्तों? जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वो वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, जैसे सपोज एक बच्चे का जन्म हुआ दोस्तों, अभी उसमें जैविक परिपक्वता नहीं आई है, इस बच्चे का मान के चलते हैं कि 6 मंथ हो गया तो थोड़ा थोड़ा आने लगा दोस्तों। यानी 6 मंथ में ही वो क्या करता है ना, अपना मम्मी को पहचानने लगता है। जैसे 1 साल होता है दोस्तों वो और भी वस्तुओं को पहचानने लगता है। जैसे मान के चलते 3 साल हुआ, 4 साल हुआ दोस्तों, तो वो और भी वस्तु को पहचानने लगता है और अपने माइंड में क्या बना लेता है दोस्तों ना, कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, जैसे इसको ईंट बोलती है, इसको खटिया बोलती है, इसको, है ना, इस प्रकार का अपने माइंड में क्या बना लेता है दोस्तों ना, कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और जीन पियाजे का क्या मानना है दोस्तों, ये वाला पॉइंट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ने। क्या है जरा देखिए कि पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब देखिए दोस्तों कि किसने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, पियाजे। ठीक है, वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब इसने जीन पियाजे ने क्या मानना है दोस्तों, जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत को देते हैं, अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार से, यानी देखिएगा दोस्तों कि छोटा छोटा बच्चा जब खेलता है ना, आप लोग तो देखे ही होंगे कि किस प्रकार से खेलता है। ठीक है, ठीक, तो उन्होंने जिस प्रकार यानी छोटा बच्चा जो है दोस्तों किस प्रकार से संसार की रचना करते हैं अपने सिद्धांत के अनुसार, वो लोग सोचता है कि संसार ऐसा है वैसा है। ठीक है,
ये कौन कह रहा है दोस्तों ना, जीन पियाजे के अनुसार कह रहा है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे जो होती है दोस्तों वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होती है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर 1 थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन क्या कहलाता है दोस्तों? अनुकूलन होता क्या है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है दोस्तों ना, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जीन पियाजे ने अनुकूलन के बारे में भी बताया, और जीन पियाजे का मानना है कि अनुकूलन क्या होता है दोस्तों ना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अनुकूलन कहलाता है। जिस प्रकार से वातावरण रहेगा उसी प्रकार से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, उसका विपरीत नहीं जा सकते। ठीक, आगे देखिए, इसकी 2 प्रक्रिया होती है ना, कैसी होती है देखिए। आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आत्मसातकरण। मतलब पहले आपको क्या ज्ञान था, अभी आपको क्या ज्ञान है, दोनों को मिला के रखना ही क्या कहलाता है दोस्तों ना, आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 समायोजन। ठीक है, समायोजन क्या कहलाता है दोस्तों? समायोजन होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है ना दोस्तों, कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, समायोजन कहलाता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चले दोस्तों आगे बढ़ रहे। नंबर 2 क्या है, साम्य धारणा या फिर संतुलन। संतुलन क्या होता है दोस्तों, जरा देखिए, है ना। संतुलन क्या होता है दोस्तों, जरा देखिए कि इसके द्वारा बच्चा जो होता है आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में क्या बैठाता है दोस्तों ना, संतुलन कायम करता है। ठीक है, नंबर 3 स्कीम्स। अब स्कीम्स क्या होता है दोस्तों कि किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि हर एक काम को करने का क्या होता है दोस्तों ना, अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मान के चलिए सपोज, जैसे मान के चलिए दोस्तों कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से ही हमको दूध मिलेगा, अगर नहीं रोएंगे तो दूध नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़िए देखिए क्वेश्चन। उसके बाद है दोस्तों स्कीमा। स्कीमा क्या होता है दोस्तों कि शरीर के द्वारा, ठीक है, की जाने वाली क्रियाएं जो दिमाग से जुड़ी रहती है, यानी शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं करते हैं हम लोग, सारा का सारा दिमाग से जुड़ी होती है, उसको स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए कि छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है या फिर आइसक्रीम चूसता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों ना, शरीर का ही प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हमें माइंड क्या देती है ना, सिग्नल देती है कि हम बॉल को पकड़े हैं या फिर आइसक्रीम चूस रहे हैं, है ना। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। जीन पियाजे ने क्या बताई है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। कौन कौन सा अवस्था है दोस्तों? ये अवस्था सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अवस्था से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था हो गया, उसके बाद हो गया कि पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था हो गया। नंबर 3 हो गया दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया। नंबर 4 हो गया दोस्तों कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देखिए कि हमें उतना भाषा का ज्ञान नहीं है दोस्तों। अगर बोलने में किसी प्रकार का गलती हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में, है ना। आप लोगों का जैसे सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर था दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि संवेदी पेशी अवस्था का उम्र कितनी से कितनी तक मानी जाती है। तो दोस्तों कि इस अवस्था का उम्र जो होता है दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है ना दोस्तों, 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, नंबर 2 क्या है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा अपने इस अवस्था में बच्चा जो होता है दोस्तों अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से दोस्तों? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, फिर है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु को पहचानने का गुण आ जाता है। यहाँ पे गुना नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गुण होगा। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों ने 0 से 2 वर्षों तक इस अवस्था में, है ना, इस अवस्था में बच्चे के अंदर ऐसा गुण आ जाता है जो कि वो कोई वस्तु को पहचानने लगता है। ठीक है, देखिए दोस्तों कि अर्थात बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को आसानी से ढूंढ लेता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन रहा है दोस्तों कि बच्चे जो है वो किस उम्र में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है दोस्तों। ठीक है, यानी 0 से 2 वर्ष में, है ना। 0 से 2 वर्ष में जिन्होंने बताया है उनका नाम क्या है दोस्तों ना, जीन पियाजे उनका नाम है। आगे बढ़े दोस्तों, नंबर 2 हो गया दोस्तों कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों, जरा देखिए। इस अवस्था का उम्र 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। कब तक दोस्तों? 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। यह क्रिया करने की पहले की अवस्था है।
मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों कि 2 से 7 वर्ष तक लड़का हो या फिर लड़की हो, इसी को लड़का लड़की को किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि इसमें बच्चा सामने आने वाली वस्तु को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसके साथ कोई क्रिया नहीं कर पाता है दोस्तों। जैसे फुटबॉल खेल रहा है कोई, अगर मान के चलते खिलाड़ी, वो अपने ओर आकर मतलब उस फुटबॉल को, ठीक है, उस फुटबॉल को अपनी ओर आते देखेगा, सोचेगा कि हम मारेंगे, लेकिन वो मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मार नहीं सकता है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जीववाद के बारे में दोस्तों। जीववाद, ठीक है। जीववाद मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जीववाद बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2, अह केंद्रित, ठीक है। अहन केंद्रित मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वो जो कह रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। मतलब देखिए, दुनिया जो होता है वो गोल होता है। अगर बच्चा सोचना शुरू कर दिया तो बच्चे यही सोच रहा है कि हम जो सोचे वही सही है, ठीक है। आगे दोस्तों, अपलटावी। अपलटावी मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पे 4 + 6 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। यदि इसी को ही हम लोग उलट देते हैं, 6 + मान के चलिए कि 6 + 4 कर देते हैं, कितना होगा, ये बच्चा नहीं बता पाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, नंबर 4 में क्या है दोस्तों कि मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, कि मुद्रा की कमी मतलब मुद्रा के कॉन्सेप्ट की कमी किस अवस्था में होता है, दूरी के कॉन्सेप्ट की कमी किस अवस्था में होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। नंबर 5 होता है दोस्तों केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेष पर ध्यान देता है। यानी बहुत सारा वस्तु होता है दोस्तों, आप लोगों को भी मालूम है, और हर एक वस्तु का अलग अलग विशेषता होता है दोस्तों। लेकिन बच्चा इसमें क्या करता है केंद्रीकरण में दोस्तों, कि सभी वस्तु की विशेषताओं को छोड़ देता है और केवल एक ही वस्तु पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। आगे देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों, कि इस अवस्था का उम्र माना जाता है 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था का उम्र कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों, 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा दोस्तों, हमें भाषा का कोई ज्ञान नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर बोलने में किसी प्रकार का गलती हो जाता दोस्तों, हमें क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में क्या करता है दोस्तों, यदि कोई वस्तु सामने रखा हुआ तो उस पर सोच सकता है, उसमें कुछ कर सकता है, ठीक है। आगे देखो कि इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार का कॉन्सेप्ट गुण आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि अपलटावी जैसे उस अवस्था में होता था कि 6 + 4 होता था 10, ठीक है, और 4 + 6 कितना होता था, नहीं बोल पाता था दोस्तों। लेकिन इस अवस्था में 4 + 6 बोलिए या फिर 6 + 4 बोलिए, दोनों बोल देता है कि ना इतना ही होता है 10, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे जीववाद, इसमें सजीव और निर्जीव को भी मतलब अंतर विभेद करने में सक्षम हो जाता है बच्चा, ठीक है। मुद्रा बोलिए, भार बोलिए, इसका सारा के सारे कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आगे देखो, इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर इस अवस्था में बच्चा जो होता है दोस्तों कि उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क वितर्क करने लगता है, ठीक है। उदाहरण देता है, जैसे रावण राक्षस था जिसको राम ने मारा है, ठीक है। यदि मनुष्य भी राक्षस बनेगा तो उसको मारने के लिए भगवान अवतरित जरूर होंगे, है ना। इस प्रकार का उदाहरण का सहारा लेता है बच्चा और क्या करता है दोस्तों, न तर्क वितर्क करने लगता है। आगे देखो, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार का तर्क वितर्क करता है दोस्तों, कि पेड़, देखिए हमारे लिए पेड़ जरूरी है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि दोस्तों कि बच्चे का जवाब कैसा होता है, क्योंकि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। बच्चे का आंसर है कि हाँ, पेड़ जरूरी होता है, क्योंकि हमें पेड़ से क्या मिलता है दोस्तों, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। आगे देखो, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अभी औपचारिक संक्रिया की अवस्था का उम्र क्या होता है दोस्तों, यह अवस्था 11 वर्ष से शुरू होकर के कब तक जाता है दोस्तों, वयस्क अवस्था तक चलती रहती है, ठीक है। आगे देखो, इस अवस्था को ही किसका नाम दिया है गया है दोस्तों, कि किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था को यानी जीन पियाजे ने कौन से स्टेज में रखा है दोस्तों, तो औपचारिक संक्रिया की अवस्था में रखा है,
ठीक है, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस अवस्था में बालक अपनी समस्या समझकर दूसरों को समझ सकता है, सॉरी समझा सकता है। ठीक है, अपनी समस्या को क्या कर सकता है दोस्तों कि दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है। आगे देखिए कि इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। वो सोचना शुरू कर देता है कि हमको क्या करना चाहिए लाइफ में, ना क्या नहीं करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सारे के ऊपर चिंतन करना, यानी क्या होता है दोस्तों ना, चिंतन में यानी सोच में मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। रही बात दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बेसिक चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, रही बात दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म जो हुआ था वो 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था। रही बात दोस्तों इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु हुआ था दोस्तों 19 जनवरी 1987 को। ठीक है, 19 जनवरी 1987 को इसकी मृत्यु हुआ था। किसका दोस्तों ना, लॉरेंस कोहलबर्ग का। आगे देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा अमेरिका के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखें, जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। ठीक है, कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही क्या दिया है ना, नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो याद रखिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत को दिया है। ठीक है, और वे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं दोस्तों, ये कभी कभार पूछ लिया गया था। ठीक है, जो कि अभी आप लोगों का नहीं पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड करा है। ये पॉइंट को आप लोग देखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा में ही लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि अभी का जो पेपर हो रहा है दोस्तों, अभी का एग्जाम में आपके यह पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। याद रखिए कि वे शिकागो विश्वविद्यालय, नंबर 2 दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्कूल में क्या थे ना, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। ठीक है, ये पॉइंट जो थे दोस्तों, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। ठीक है, आगे देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग अपने एक्सपेरिमेंट में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्या के संबंध में क्वेश्चन पूछते थे। और लॉरेंस कोहलबर्ग क्या करते थे दोस्तों, एक सेमिनार बुलाते थे। सेमिनार में क्या करते थे, छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित करते थे, किसके सामने, स्टूडेंटों के सामने। और देखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सेमिनार बुलाते थे, सेमिनार बुला करके क्या करते थे, छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित करते थे स्टूडेंटों के सामने। और वहां से नैतिक समस्याओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते थे दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते थे। ठीक है, जैसे कि जन्म के टाइम बच्चे का नैतिकता क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है दोस्तों उसकी नैतिकता कैसे होती जाती है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट दोस्तों, एक एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है। अगर जैसे सपोज कि एक बूढ़ा व्यक्ति यदि रोड को पार कर रहा है, यदि आप साइड में खड़े हैं, तो दोस्तों आपका नैतिकता वहाँ पे क्या कहना चाहिए ना, आपका नैतिकता वहाँ पे ये कहना चाहिए दोस्तों कि इस बूढ़े आदमी के रोड पार करने में हम इसकी मदद करेंगे। ठीक है, यही आपकी नैतिकता कहती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सेमिनार में नैतिक समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछते थे, किससे न, स्टूडेंटों से। लेकिन इसका कंडीशन क्या होता था दोस्तों, वो सबसे पहले छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित करते थे स्टूडेंट के सामने। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ें। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है दोस्तों दो बातों पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। नंबर 1 नैतिक दुविधा, और नंबर 2 दोस्तों नैतिक तर्कना। ठीक है, ये दो बात जो है दोस्तों, दो बातों पर लॉरेंस कोहलबर्ग जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों नैतिक दुविधा किसे कहते हैं समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भी है दोस्तों, ये आपके नोट्स के लिए है। लेकिन दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मेन फैक्ट होता है समझने वाली बात। ठीक है, तो नैतिक दुविधा क्या होता है समझिए।
देखिएगा दोस्तों कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो दुविधा होती है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नैतिक दुविधा बोलते हैं। ठीक है, आपको उस कंडीशन में हम लोग देखिएगा दोस्तों कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है मनुष्य के जीवन में, आपको समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वही वहाँ पे जो उत्पन्न दुविधा होती है दोस्तों, उसी दुविधा का नाम होता है नैतिक दुविधा। जैसे कि बहुत ही फेमस एक एग्जाम्पल है हिंज की स्टोरी। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों हिंज की स्टोरी, कि हिंज अगर चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर चोरी करता तो भी जाता है और नहीं चोरी करता है तो भी इसका ही जाता है। ठीक है, इसमें तेरा घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। ऐसा ही कुछ बात है दोस्तों हिंज की, मतलब हिंज के ऊपर हिंज के ऊपर फिट बैठता है। ठीक है, कि हिंज अगर चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगी तो उसकी पत्नी मर जाएगी। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, बहुत ही बड़ा दुविधा है और यही दुविधा का नाम क्या होता है, यही दुविधा का नाम होता है आपका नैतिक दुविधा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं हम लोग नैतिक तर्कना के बारे में। तो नैतिक तर्कना यानी सही और गलत में किसी एक को चुनना ही क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना कहलाती है। जैसे कि दोस्तों रावण ने गलत का रास्ता अपना लिया था, बोला था कि हम एकदम मरते दम तक इसी रास्ते में रहेंगे, चाहे मेरे सामने भगवान ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, और आखिर में यही चीज़ हुआ दोस्तों, रावण लड़ते लड़ते अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो गलत का रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे याद रखिएगा कि नैतिक तर्कना क्या होती है, कि सही है तो आप सही ही रहिए और गलत है तो आप गलत ही रहिए। मतलब किसी एक रास्ते को चुन लीजिए आप। ठीक है, किसी एक रास्ते को चुन लीजिए, वही आपका कहलाता है नैतिक तर्कना। जैसे कि रावण ने गलत का रास्ता को अपना लिया था। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे दोस्तों नैतिकता के बारे में। ठीक है, नैतिकता होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता से है ही हमें क्या पहचान होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है ना, सही और गलत के बीच में हम डिफरेंस कर पाते हैं किसके कारण, नैतिकता के कारण। ठीक है, और एक बच्चा जो होती है वो नैतिकता कहाँ से सीखती है, तो याद रखिएगा एक बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी जिस प्रकार का समाज होगा दोस्तों, एक बच्चे का नैतिकता उसी प्रकार से होगी। ठीक है, अगर सपोज दैट मान के चलते हैं कि एक समाज में बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्ति रहते हैं, वे समाज में सारे व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे का जन्म होगा उसकी भी जो नैतिकता होगी दोस्तों, उसका भी बहुत ही अच्छा नैतिकता होगा। ठीक है, इसके विपरीत जो यदि दोस्तों कि एक बच्चा जो है ऐसे समाज में बच्चे का जन्म होता है जहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक दूसरे का कोई भी मदद नहीं करता है, तो वो बच्चे का भी नैतिकता ठीक उसी प्रकार से होगा। वो भी बच्चा बड़ा होकर के किसी का मदद नहीं करेगा। ठीक है, वो मतलब इस प्रकार से समझेगा कि हम किसी का मदद करेंगे तो वह जो है दोस्तों वो अमीर हो जाएगा और हम गरीब रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है नैतिकता। नैतिकता यह गुण होती है दोस्तों जिससे हमको सही और गलत की पहचान होती है, और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से अपने परिवेश से ही क्या सीखता है, नैतिकता और अनैतिकता के बारे में सीखता है। ठीक है, समाज से ही सीखता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये जो फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, ये जो व्यक्ति हैं यही क्या है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग है। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों ये इमेज में, ये जो इमेज यहाँ पे लगा हुआ है यही लॉरेंस कोहलबर्ग है। यदि बात किया जाए दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार विकास के 3 स्तर है, कौन सा विकास, नैतिक विकास के 3 स्तर है, कौन कौन सा स्तर, याद रखिएगा आपके सीटेट के एग्जाम में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 हो गया दोस्तों ना पूर्व परंपरागत स्तर, नंबर 2 हो गया परंपरागत स्तर, नंबर 3 हो गया दोस्तों पश्चिम परंपरागत स्तर। ठीक है, अंग्रेजी वाले यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है दोस्तों बहुत ही अच्छे से। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बने रहिए दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर में बांटा है, और वह स्तर कौन कौन सा है दोस्तों, नंबर 1 में हो गया कि पूर्व परंपरागत स्तर,
ठीक है। नंबर 2 में हो गया परंपरागत स्तर, नंबर 3 में हो गया दोस्तों पश्चिम परंपरागत स्तर, ठीक है। अंग्रेजी वाले जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंग्रेजी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे परंपरागत स्तर के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे पश्चिम परंपरागत स्तर के बारे में, ठीक है। ये तीनों स्टेज से दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। रही बात दोस्तों की पूर्व परंपरागत स्तर, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर से कि पूर्व परंपरागत स्तर का उम्र कब से कब तक मानी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस अवस्था का जो उम्र है 4 से 10 वर्ष तक मानी जाती है। कब से कब तक? 4 से 10 वर्ष तक मानी जाती है। ये क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़े हैं। इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता शून्य होती है और इस अवस्था में जो है तो होता है दोस्तों बच्चों की नैतिकता क्या होती है? न शून्य होती है। अर्थात अगर कहा जाए कि बच्चों को सही और गलत के बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बच्चों मेरे कि इस स्टेज में बच्चों को यह जानकारी नहीं होती है कि गलत और सही क्या है, ठीक है। आई बात समझ में। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है कि मान के चलते हैं अपनों से जो है दोस्तों एल्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। यंगस्टर को नहीं दोस्तों, एल्डर को फॉलो करते हैं, जो उसका एल्डर बोलते हैं वही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में जो बच्चों की नैतिकता होती है, नैतिक तर्कना जो होती है दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है, ठीक है। इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 हो गया दोस्तों दंड एवं आज्ञा। दंड एवं आज्ञा की बात कर लेते हैं तो क्या है जरा देख लीजिए। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, है ना। जैसे दोस्तों कि हिंज ने चोरी किया, ठीक है। तो हिंज ने जब चोरी किया तो बच्चों ने सोच लिया कि उसने तो चोरी किया है, उसको तो सजा मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। आगे देखो नंबर 2 साधात्मक सापेक्षता। इस अवस्था को जैसे तैसे अवस्था भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है दोस्तों। ये पॉइंट को आप लोग रट जाइएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? जैसे तैसे की अवस्था कहा जाता है। किसको? न साधात्मक सापेक्षता, ठीक है। आई बात समझ में। आगे बढ़े। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों आगे, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वह खुद भी करेगा, ठीक है। इसमें जैसा व्यवहार कोई और करता है ठीक उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार करता है खुद, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी। सपोज मान के चलते हैं कि एक बच्चे ने, जैसे है मैं एक बच्चा हूं, सपोज मान लेते हैं, और आप भी एक बच्चे हैं, मैंने आपकी पेंसिल को तोड़ दिया, ठीक है। तो आप भी क्या कीजिएगा दोस्तों कि मेरा कुछ भी एक ठो निकाल लीजिएगा और उसको भी तोड़ दीजिएगा। जैसे कलम हो गया, ठीक है। जैसे कलम हो गया या फिर पेंसिल हो गया या फिर किताब हो गया, उसको फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, है ना। तो इसमें कि एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है दूसरा भी वह खुद के साथ ऐसा ही करता है, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों। आगे बढ़ें। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परंपरागत स्तर के बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि परंपरागत स्तर का उम्र कब से कब तक माना जाता है। तो याद रखिएगा कि इस अवस्था का उम्र जो है 10 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। कब से कब तक? 10 से 13 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम लोग मूवी को देखते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग मूवी को देखते हैं, अगर इस स्टेज में बच्चा रहेगा, बच्चा अगर मूवी को देखेगा, अगर वो हीरो की भूमिका को देखता है, ठीक है, हीरो के रोल को देखता है, तो वो खुद को हीरो समझने लगता है, ठीक है, कि हम भी फाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, ठीक है। जैसे लगेगा कि हम ही हीरो है, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों। इसे भी दो भागों में बांटा गया है कि अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, और नंबर 2 क्या हो गया दोस्तों? कानून एवं नंबर 2 क्या हो गया दोस्तों? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पश्चिम परंपरागत स्तर के बारे में। तो याद रखिएगा कि यह अवस्था का जो उम्र है, यह अवस्था का उम्र 13 वर्ष से ऊपर की मानी जाती है। कब से कब तक? 13 वर्ष से ऊपर की मानी जाती है, ठीक है।
इस अवस्था में निर्णय बच्चे द्वारा खुद ही लिए जाते, ना कि समाज जरिए, और क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि वैसे परंपरागत स्तर में बच्चे जो है वह स्वयं ही निर्णय लेते हैं, कोई समाज उसका निर्णय नहीं ले लेता है। ठीक है, यानी क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय जो है बच्चे खुद लेते हैं, ना कि समाज लेता है उसका निर्णय। ठीक है, इसमें एक बच्चे को सारी चीज़ समझ में आती है कि कौन सा चीज़ जो मेरे हित में और कौन सा चीज़ जो है मेरे अहित के लिए है। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन किसको दोस्तों ना, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। यह क्या होता है, यह किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, इसमें इसमें लड़का जो है, ठीक है, इसमें लड़का जो है यह मानता है दोस्तों कि नियम जो है वो लोगों के भले के लिए है। ठीक है, जितना भी नियम है, जितना भी नीति है, जितना भी कानून है, वो क्या है ना, लोगों के भले के लिए। कौन मानता है ना, किशोर मानता है। किशोर मतलब यहाँ पे लड़का का नाम नहीं है, किशोर का मतलब होता है लड़का। ठीक है, आई बात समझ में। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। और इसमें बच्चे क्या सोचते हैं, अगर किसी नियम के कारण जो होता है दोस्तों किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों के मान के चलते हैं कि आपका नीति है, आपका नियम है कि आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी की जान पर बन आती है, अगर मान के चलते हैं कि कोई भी एक अच्छा आदमी है ना, जिसको लोग मारना चाहता है, यदि आपके घर में घुस जाता है तो आपको इस नीति को, इस नियम को क्या करना चाहिए ना, तोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एक झूठ के कारण उस व्यक्ति का जान बच सकता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी नियम में किसी का नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियमों को क्या कर देना चाहिए, छिन्न भिन्न कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 बात करता है दोस्तों किसके ऊपर ना, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, यानी याद रखिएगा ये जो मैं यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 करके डिस्कस कर रहा हूँ, ये पश्चिम परंपरागत स्तर का ही है। ठीक है, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। और इसमें किशोर जो होता है दोस्तों दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। मतलब उसका जो दिमाग कहता है, उसकी जो सोच कहता है, यानी किशोर उसी प्रकार से करता है, यानी दूसरा जो बोलता है। जैसे दोस्तों देखिएगा कि 13 साल की उम्र वाले बच्चे के लिए है ना, बहुत ही फेमस चीज़ है कि लाख सब कोई बोलेगा कि लव नहीं करना चाहिए, लव नहीं करना चाहिए, लव नहीं करना चाहिए। वो किसी का नहीं सुनता है, जो उसका माइंड बोलता है वही करता है और लास्ट में लव ही कर लेता है। ठीक है, यही बात है। तो यही बात रहा दोस्तों कि इसमें जो है किशोर जो है दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें किशोर जो है दोस्तों दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, है ना। और इस अवस्था में क्या होते हैं, दूसरे के फायदे के लिए जो है एक बच्चा जो है वह अपने जान पर भी खेल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था दोस्तों हम लोगों का लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि मान के चलते हैं कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक यहाँ पे संस्कृत अधिगम सिद्धांत को आप यदि थियोरिटिकल लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा जरा देखिए, इंट्रोडक्शन। और यहाँ से इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखिए नंबर 1 पॉइंट में क्या है इंट्रोडक्शन में। नंबर 1 पॉइंट में है कि वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है, लेव सिमोनोविच वाइगोस्की था। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था ना, वाइगोस्की का पूरा नाम था लेव सिमोनोविच वाइगोस्की था। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए कि इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जन्म हुआ था, इनका जन्म 17 नवंबर 1896 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1896 को। ठीक, आगे देखिए, आगे ये जो पॉइंट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। क्या पॉइंट है जरा देखिए कि मात्र 37 वर्ष की उम्र में 11 जून 1934 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, वाइगोस्की का यहाँ पे देहांत कब हुआ था ना, 37 वर्ष की उम्र में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 37 वर्ष की उम्र में इसका देहांत कब हो गया था ना, 11 जून 1934 को इसका देहांत हो गया था। आगे देखिए, अब ये रही बात कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो दोस्तों देखिए ये जो थे ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे ना, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखिए क्या है, इन्होंने निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इन्होंने निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कौन कौन सा सिद्धांत देखिए, आगे देखते हैं कौन कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, वाइगोस्की ने। नंबर 1
नंबर 1 में क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है ना, सिमोनोविच वाइगोस्की ने। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीटेट या फिर जेटेट में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की ने। नंबर 2 में क्या है ना, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी का सिद्धांत भी किसने दिया है ना, वाइगोस्की ने दिया है। ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जेटेट के लिए, जो अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाली है झारखंड सरकार द्वारा जो निकाला गया वैकेंसी जेटेट का, उसमें ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे तो ये वाला पॉइंट आप लोग रट जाइए। ठीक, आगे देखिए। आगे नंबर 3 में क्या है ना, समीपस्थ विकास क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत, इसका भी प्रतिपादन किसने किया है ना, इसका भी प्रतिपादन किया है वाइगोस्की ने। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। रही बात अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहीं से। ठीक है ना, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखिए अभी हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक, रही बात की जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे का जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था और यहाँ पे वाइगोस्की में सबसे बड़ा अंतर क्या है। ठीक है, जीन पियाजे और वाइगोस्की में सबसे बड़ा अंतर क्या है। नंबर 1 पॉइंट में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे क्या कहते हैं जरा देखिए। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्वेश्चन सीटेट हो या फिर जेटेट हो, ठीक है, सीटेट में तो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो जीन पियाजे क्या कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वह स्वयं ज्ञान की खोज करता है। यानी यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन जो होते हैं वह नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जूनियर साइंटिस्ट होते हैं यहाँ पे बच्चे, किसके अनुसार ना, जीन पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किसने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो जीन पियाजे। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन में साइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए ना, जीन पियाजे ने कहा है। ठीक, और जीन पियाजे ने यह भी कहा है कि बच्चा जो होता है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वे यानी बच्चा जो होता है स्वयं ज्ञान की खोज भी करता है। ठीक है, इसी कारण से उन्हें क्या कहा जाता है ना, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। ये कौन कहते हैं ना, जीन पियाजे कहते हैं। आगे देखिए, अब रही बात की वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की के अनुसार क्या बोल सकते हैं, देखिए वाइगोस्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जीन पियाजे क्या कहते हैं ना, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता हुआ स्वयं ज्ञान की खोज करता है। बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन वाइगोस्की का क्या कहना है, वाइगोस्की जी का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में बच्चा जो होता है वो खुद ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये बात कहीं ना कहीं अक्सर सही भी होता है कि बच्चा जो होता है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक वो समाज के साथ में अंतक्रिया नहीं करती है तो उसके माइंड में, ठीक है, उसके माइंड में संज्ञान नहीं आ सकती, उसके माइंड में, ठीक है, उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात से हम भी सहमत करते हैं। तो जरा देखिए, वाइगोस्की का क्या कहना है। वाइगोस्की का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है ना, वह जो है कि सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। सही बात है। ठीक है, यानी बच्चा किस इन्वायरमेंट में है, किस प्रकार के मतलब फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसी प्रकार से उसका मानसिक यहाँ पे जो होता है मानसिक विकास होने वाली है। ठीक है, यानी बच्चा जो है वह स्वयं नहीं करता। यदि मान के चलते हैं कि बच्चे को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रख दिया जाए तो उसका माइंड थोड़ा भी विकास नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, उम्र के अनुसार होता है। यानी जीन पियाजे का क्या कहना है ना, जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होती है वो किसके आधार पर होती है ना, उम्र के अनुसार होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है उसी प्रकार से मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास उसका होता जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें वाइगोस्की क्या कहते हैं, देखिए वाइगोस्की का राय है इसमें, क्या देखिए वाइगोस्की का राय है दोस्तों, जरा देखिए कि वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, एक बच्चा समाज में अंतक्रिया करके सीखता है। यानी वाइगोस्की का कहना है कि जब तक बच्चा समाज में, ठीक है, अंतक्रिया नहीं करेगी, समाज के लोगों के साथ उठेगी बैठेगी नहीं, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं सीख सकता है। एक बालक, एक बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कि उसके बाद देखिए कि समाज के द्वारा ही बच्चे का भाषा का विकास एवं विचारों का विकास होता है। ये बात सही है कि समाज के साथ जब तक आप अंतक्रिया नहीं कीजिएगा, भाषा नहीं बोलने सीखेगा, क्योंकि सबसे पहले हम भाषा सबसे पहले सीखते हैं। हम लोग को मतलब हम लोग को मालूम है कि सबसे प्रथम गुरु कौन होती है ना, माँ होती है। ठीक है, माँ से हमें बहुत सारे शब्द सीखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए कि समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास एवं विचारों का विकास होता है। ये सही बात है कि समाज के द्वारा ही बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है और उसका उसमें किस प्रकार से विचार आएंगे, ठीक है, उसका भी विकास होता है। कहाँ से ना, इन्वायरमेंट आपका किस प्रकार से उस पर डिपेंड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समाज, संस्कृति व भाषा, ठीक है, समाज, संस्कृति व भाषा, ठीक, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर देखिए कि समाज, संस्कृति एवं भाषा जो होती है, समाज बोल लीजिए, संस्कृति बोल लीजिए, भाषा बोल लीजिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास या फिर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे जो यहाँ पे देखिए कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक, संस्कृति, परिवेश में घटित होता है और उसे प्रभावित भी होता है। ये बात सही है। ठीक, आगे देखिए क्या है। आगे यहाँ पे देखिए कि बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता, शिक्षक एवं अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करने पर निर्भर करता है। ये बात सही है, एकदम 100%। ठीक है, 100% ये सच है कि बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशल का विकास किस प्रकार से होता है, या फिर माता पिता से आप अंतःक्रिया कीजिए, या फिर शिक्षक के साथ कीजिए, या फिर अन्य लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे ना, समाज बोलेंगे। जब तक समाज के साथ में अंतःक्रिया नहीं क्या करेंगे, आपका संज्ञानात्मक कौशल क्या है, ठीक है, आपका मानसिक संतुलन किस प्रकार से, वो चीज़ आपका सामने उभर करके नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है देखिए। अब समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यहाँ पे समीपस्थ विकास का क्षेत्र में यहाँ पे वाइगोस्की क्या कहते हैं जरा देखिए। ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो जरा देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास में परिवेश को आधार बताया है। किसको बताया ना, परिवेश, कि किस माहौल में आप रहते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, किस प्रकार के से फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसको आधार माना है। ठीक है, तो यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास में किसको आधार माना गया है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि परिवेश को आधार माना गया संज्ञानात्मक विकास में वाइगोस्की का। नंबर टू में क्या है जरा देखिए। नंबर टू में है कि उनका कहना है, किसका कहना है, वाइगोस्की का कहना है कि, ठीक है, वाइगोस्की का कहना है कि बचपन अवस्था में बच्चों को उपलब्ध परिवेश एवं उसमें रहने वाले प्रमुख क्रिया महत्वपूर्ण सदस्यों का उसके विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि उनका कहना है ना, किसका ना, वाइगोस्की के अनुसार क्या कहना है, जरा समझिए इस बात को, कि अगर बचपन अवस्था में अगर बच्चे को अगर सही, अगर मान के चलते हैं सही परिवेश नहीं मिलता है तो बच्चा यहाँ पे उदंड भी हो सकता है, बच्चा बिगड़ भी सकता है, बच्चे का मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगी। ठीक है, और यही अगर हम मान के चलते हैं कि, ठीक, यदि मान के चलते हैं बच्चे को अगर सही परिवेश मिलता है, सही समाज में अगर मानते हैं सही लोगों के साथ में उठती बैठती है वो बच्चा, तो उसमें संस्कृति भी आएगी, सभ्यता भी आएगी, सब कुछ आएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा ना, उसका सही ढंग से उसका मानसिक विकास होगा। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद है कि जेडपीडीसी का आशय है ना, जेडपीडीसी का आशय क्या है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जेडपीडीसी का बात क्या कहना है ना, क्या कहना कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो नन्हे बच्चे जो तो वो स्वयं नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि लेकिन यदि उन्हें अपने लोगों या निर्देशकों से सहायता प्राप्त हो जाए तो वो उस कार्य को सरलता से संपन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि उसे दूसरे लोगों से या फिर निर्देशकों से क्या मिल जाए ना, सहायता मिल जाए, तो वो उस कठिन से कठिन कार्य को भी सॉल्व कर लेता है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन यदि उसके से सॉल्व नहीं हो रहा तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसके पास जाता है, टीचर के पास। ठीक है, यानी गुरु जो होती है उसको सिखाती है इस प्रकार से। तो देखते हैं कि बच्चा जब सीखते सीखते धीरे धीरे क्या होता है ना, एक मुकाम पर ऐसे पहुंच जाता है जो कुछ भी क्वेश्चन दीजिए उसको वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। ठीक, चलिए देखिए आगे। अब इस स्थिति को क्या कहते हैं ना, सामाजिक सहयोग कहा गया है। इसी स्थिति का नाम क्या दिया गया है ना, सामाजिक सहयोग। ठीक है, सामाजिक सहयोग से क्या होता है ना, अगर मान के चलते कोई बच्चा है तो उसके अंदर में फोर्स आ जाती है। फोर्स आने से क्या होता है, उसका मानसिक विकास जो होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो सही ढंग से होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग क्या है जरा देखिए। ठीक, सहायता प्रदान करने की तकनीक। ठीक, सहायता प्रदान करने की तकनीक को ही क्या बोलते हैं ना, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जेरोम ब्रूनर ने किया था। ठीक, आगे देखिए। किसी बालक किसी बालक का सामाजिक कारण, ठीक है, सामाजिकरण, सॉरी यहाँ पे सामाजिकरण होगा। किसी बालक का सामाजिकरण, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है, उसी के अनुरूप उससे भाव विचार दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। जैसे मान के चलते हैं कि किसी भी बालक का सामाजिकरण मतलब क्या हुआ कि बालक जिस भी समाज में रहता है, ठीक है, उस समाज से जो कुछ भी सीखता है, ठीक,
उस समाज से जो कुछ भी सीखता है उसी के अनुरूप जो होता है बच्चे में भाव उत्पन्न होती है, विचार आते हैं, दृष्टिकोण आते हैं, ठीक है? और सामाजिक क्षमताओं का यहाँ पे क्या होता है ना विकास होता है उसी के आधार पर, ठीक? आगे देखिए। आगे यहाँ पे देखिए कि बालकों को अपने परिवेश से जो जानकारी, प्रशिक्षण, मूल्य, विचार एवं समाज प्राप्त होती है वो उसके आधार पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बच्चे होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा ना बच्चे होगा। तो यहाँ पे क्या कहा कि बच्चे को अपने परिवेश से मतलब जिस माहौल में वो रहता है, ठीक है? उससे मतलब मान के चलते हैं उस परिवेश से उसको जो कुछ शिक्षा मिला, उसको जो कुछ मूल्य मिला, उसमें जो कुछ भी विचार आई, ठीक है? ये आदि कहाँ से प्राप्त होती है ना समाज से होती है, ठीक है? वह उसके ही मतलब उसके ही आधार पर क्या करता है ना समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, ठीक? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगा, यदि आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक? और ये क्वेश्चन आता है, ठीक? तो आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखिएगा ही लिखिएगा, ठीक है? उसके बाद जो मेन फीचर्स है मेन फीचर्स को ही भी लिखिएगा। उसके बाद लास्ट में आपका अपना निष्कर्षण जरूर लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है? इस प्रकार से यदि आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों का एक नंबर भी कटने वाली नहीं है, ठीक? तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अंत में जय हिंद।